मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी कॉन्शियस लेवल के बगैर भी, यानी जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि एएनएस जो है, जो विसरल ऑर्गन्स हैं, उनके रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट उनके रेगुलेशन एंड फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनवॉलेंट्रली हार्ट बीट होती है, इनवॉलेंट्री रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू होम्योस्टेसिस। तो ओवरऑल बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल है। अगर किसी वजह से एएनएस सिस्टम नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन जो भी ये एबिलिटी है विसरल ऑर्गन्स की, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगी। ठीक है, ऑल्दो सीएनएस का ओवरऑल कंट्रोल रहता है, इसीलिए एक्टिविटीज़ तो होंगी, लेकिन एएनएस के ना होने पे ये सारी एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगी, प्रॉपर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तीसरा है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसे आप जीआईटी में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एज यू नो दैट इट इज़ एन इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बिकॉज ड्यू टू विदाउट रिक्वायर एनी कॉन्शियस एफर्ट इन्फ्लुएंसेस बेसिकली वाइड स्प्रेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इसका जो इनर्वेशन होता है वो प्रेजेंट होता है। और एक ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि स्केलेटल मसल्स में इसके रोल नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स का में बेसिकली जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन का होता है, डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो ये कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ अपना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो रोल प्ले करता है, स्मूथ मसल्स में, कार्डिक मसल्स में, पेसमेकर सेल्स में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में, लिवर सेल्स में एंड लिम्फेटिक टिश्यूज़ में। अब इसमें कुछ भी एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। स्केलेटल मसल इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। So basic functions maintain homeostasis. Survival may be possible without ANS, but the ability to adapt environment, stress and challenges is severely compromised. जैसा कि हमने आपको बताया कि एबिलिटी जो है वो और या एनवायरनमेंट के साथ जो हमारे होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म सेटअप होते हैं वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे अगर ANS नहीं है तो। हेल्प इन बॉडीज़ रिस्पॉन्स टू एन इमोशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, इसके अलावा कई सारी चीज़ों में ये कंट्रीब्यूट करता है और कुछ डिसीज़ में। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन एएनएस कंट्रीब्यूट टू, पहला, अगर एएनएस में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए दैन पर्सन फील सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड मैनी न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स। जब हम एएनएस के ओवरऑल अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं तो एएनएस को में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं अप्लाइड एस्पेक्ट आते हैं। पहला होता है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, क्योंकि ये बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स को जो है सप्लाई करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो अगर एएनएस में कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसी भी डिवीजन में तो एक डिसीज़ होता है जिसे बोलते हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, जिसे MSA भी बोलते हैं। आगे जाके आप इसको मेडिसिन में कम्प्लीटली इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। दूसरा होता है शाई-ड्रैगर सिंड्रोम। शाई-ड्रैगर सिंड्रोम इज़ द बेसिकली डोमिनेंट वर्जन ऑफ MSA। जब MSA अपनी चरम सीमा पे होता है, यानी कम्प्लीटली जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फेलियर हो जाता है तो ये शाई-ड्रैगर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तो MSA क्या होता है? इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब न्यूरॉन का डिजेनरेशन होना, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक फेलियर ड्यू टू लॉस ऑफ प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MSA बेसिकली न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर तो है, लेकिन किस तरीके के न्यूरॉन्स में डिजेनरेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? प्री गैंग्लियोनिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। और जो डायग्नोस होता है वो 50 से 70 साल की एज में जो है मालूम चलता है, और मोस्टली मैन में बहुत कॉमन है देन फीमेल के। ठीक है,
और इसमें जो मेन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली देखने को डिसफंक्शन मिलता है प्रायर सिम्टम्स में, दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ द फर्स्ट सिम्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ द फर्स्ट सिम्टम इन मैन द पर्सन सफ़र फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। ओके, शाई ड्रैगर सिंड्रोम इज़ अ सब टाइप ऑफ MSA एंड ऑटोनॉमिक फेलियर जब डोमिनेट्स कर जाए। अब जब हम MSA के पैथोलॉजिक हालमार्क की बात करते हैं तो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर इंक्लूजन्स इन ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स एंड न्यूरॉन्स इन सेंट्रल मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑटोनॉमिक एरियाज़। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इंक्लूजन्स हो जाते हैं ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स के, जो कि न्यूरॉन्स को आगे की तरफ डीजेनरेट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, डिप्लीशन ऑफ मोनोएमिनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड पेप्टाइडर्जिक मार्कर्स इन सेवरल ब्रेन एरियाज एंड इन CNS। अब इस MSA का क्या कॉज होता है, न्यूरो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज़म्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, माइक्रोग्लिया के एक्टिवेशन को बढ़ा के टॉक्सिक साइटोकाइंस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देती हैं, और ये टॉक्सिक साइटोकाइंस जो है वो न्यूरॉन्स को डीजेनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल सारे न्यूरॉन्स में जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर इसके इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ANS में एबनॉर्मेलिटीज़ इज़ द फर्स्ट साइन, ठीक है, फर्स्ट सिम्टम, लेकिन 75% पेशेंट्स जो हैं वो सबसे पहले मोटर डिस्टर्बेंस को महसूस करते हैं। ANS की जो एबनॉर्मेलिटीज़ है ये तो ऑफनली फर्स्ट सिम्टम है, लेकिन अक्सर मोटर डिस्टर्बेंस ऐसे पेशेंट फील करते हैं जैसे हाथ में मांसपेशियों में दर्द, बॉडम लिथार्जी होना, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होना, कोई काम ना करना, बैठे से एकदम खड़े नहीं हो पाना। तो यूजुअली ध्यान नहीं जाता कि भाई ये किसी ANS गड़बड़ की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कई बार चांसेस होता है कि मोटर डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो इनिशियली आना शुरू हो जाते हैं और जो सिम्टम है वो बाद में आते हैं। इफ़ेक्ट्स में क्या देखने को मिलता है कि बेसल लेवल पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी और प्लाज्मा नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। पेशेंट्स फेल टू इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू स्टैंडिंग और अदर स्टिमुलाई। पेशेंट जो है किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में खड़ा होना या कोई भी XYZ कोई भी एक्शन लेने में असमर्थ हो जाता है, और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है देन पर्सन सफ़र फ्रॉम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और ये मैंने आपको अपने वीडियोस में पहले चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब MSA के पेशेंट में इस तरीके के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं और जब ये सीवियर हो जाते हैं देन पर्सन सफ़र फ्रॉम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इन एडिशन। और अगर इसी कंडीशन के साथ BP भी कंटिन्यू स्लो फॉल होने लग जाए देन पर्सन सफ़र फ्रॉम डिजीनेस, डिमनेस ऑफ विजन एंड फेंटिंग। यानी डिजीनेस, थकावट महसूस होती है, फेंटिंग, खड़े खड़े आदमी गिर जाता है, डिमनेस ऑफ विजन, दिखाई देने में परेशानी आने लग जाती है। जब हम पैरासिम्पैथेटिक डिसफंक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट आते हैं, यूरिनरी डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम आती है। दूसरा सेक्सुअल डिसफंक्शन, जैसे कि हमने आपको बताया कि मेन में सबसे पहला जो सिम्टम इसका नज़र आता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ द फर्स्ट सिम्टम, ठीक है। थेरेप्टिक हाइलाइट्स, अब इसके थेरेप्टिक हाइलाइट्स, इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहली बात तो पूरी तरह इस MSA का कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ थेरेपीज़ जो हैं जो इसके सिम्टम्स को कम करने में हेल्पफुल हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट में इस चॉइस ऑफ ड्रग में आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब टू रिटेन सॉल्ट एंड वाटर एंड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और इसमें सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो जो फॉल हो गया था वो बढ़ जाए। दूसरा होता है IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अगर इंट्रावीनसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स को दिया जाए तो इन काउंटर एक्ट न्यूरो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म्स को प्रोसेस को थोड़ा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग इम्पॉर्टेंटली यूज़ की जाती है जो कि एक सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर है, दैट इज़ फ्लूऑक्सीटिन। ये प्रिवेंट करती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को, इम्प्रूव करती है मूड को, एंड फाइनली एलिवेट स्लीप, पेन एंड फटीग।
नेक्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में आती है रैसागिलीन। ये एक मोनो एमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ध्यान रखिए ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये फार्माकोलॉजिकल बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो रैसागिलीन है यूज्ड इन एमएसए पेशेंट, खासतौर पे जो ऑलरेडी पार्किंसन से डिसीज से ग्रसित है उन लोगों की चॉइस ऑफ ड्रग्स में आती है जो कि एमएसए से बाद में पीड़ित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एएनएस से रिलेटेड है। तो एएनएस की जो डिविजन्स है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक, ये हम अपने आगे के चैप्टर्स में लेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ ये सप्लाई करता है, इसका रेगुलेशन किस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके मेन 2 अप्लाइड एस्पेक्ट क्या हैं। सो इसी तरह के अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो इसी तरह के और चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।